नमस्कार। द फोर्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं उमाशंकर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के उस मूल सिद्धांत की जिसमें यह बताया गया है कि कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म ही मनुष्य के भाग्य विधाता होते हैं। कर्म ही मनुष्य के भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की। देखिए, ममता बनर्जी बड़ी ही असाधारण महिला रही हैं। 1970 से जब से उनका प्रवेश भारतीय राजनीति में हुआ, तब से लेकर लगातार 20-25 वर्षों तक उनके संघर्ष की बहुत सारी कहानियां हैं। जनमानस के लिए, जनहित के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जनमानस के लिए एक सिंपल सी बात है कि 1993 में एक रेप पीड़िता लड़की की सहायता के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री से मिलना था, किंतु जब वो पीड़िता बच्ची को लेकर वहाँ पहुँची तो मुख्यमंत्री चले गए थे। वहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन और आंदोलन प्रारंभ किया। तब वह केंद्र में मंत्री भी थी। ज़रा विचार कीजिए, केंद्र की मंत्री एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के मुख्यमंत्री से मिलने बच्ची को लेकर गई और मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार किया। धरना प्रदर्शन हुआ। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि ममता बनर्जी जी के बाल पकड़कर उन्हें खींचा गया, उनकी साड़ी पकड़कर उन्हें खींचा गया और बहुत अधिक अपमानित उनको किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि दोबारा मैं राइटर्स बिल्डिंग के अंदर में शान से सर उठाकर ही प्रवेश करूंगी, अन्यथा मैं दोबारा यहाँ आऊँगी नहीं। और उन्होंने यह कार्य ठीक वैसा ही किया जैसे महान नीतिज्ञ चाणक्य ने अपनी चोटी खोलकर एक बार ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक नंद वंश का नाश न कर दूं, नंद वंश के साम्राज्य का अंत न कर दूं, तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ठीक वैसी ही एक उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक सर उठाकर प्रवेश करने लायक न बनूं, मैं प्रवेश नहीं करूंगी। और देखिए, 34 साल के बाद, 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को उन्होंने 2011 में उखाड़ के फेंक दिया। और जब उन्होंने उखाड़ के फेंका तो उसी शान से वो सिर उठाकर राइटर्स बिल्डिंग में गई थी। ममता बनर्जी जी के जीवन की अद्भुत घटनाओं में एक घटना तो यह भी आती है कि वो इस देश की सबसे युवा सांसद बनी थी जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे एक दिग्गज को कोलकाता में हराया था। ये उनकी भूमिका थी। फिर ऐसे क्या कारण बने इन 15 वर्षों के अंदर कि एक बहुत ही जुझारू, संघर्ष करने में प्रवीण और जिसके भीतर अदम्य साहस भरा है, ऐसी महिला 15 वर्ष बीतते बीतते 2026 में लगभग बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? दृष्टि डालिए कि कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि ममता बनर्जी जी अपने उसी अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनता जनार्दन के लिए संघर्ष करती रही होती गत 15 वर्षों में जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उनकी हार के बीच यही जनता जनार्दन बन के खड़ी हो जाती और उन्हें हारने नहीं देती। लेकिन इन 15 वर्षों में क्या हुआ? पहले के 5 वर्ष तो लगभग ठीक ठाक ही बीते। उसके बाद के जो 10 वर्ष और रहे, उसके अंदर में अत्याचारों का वो सिलसिला प्रारंभ हुआ जिसने फिर थमने का नाम नहीं लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता थे
जब कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से हार गई और हारने के बाद में इन कार्यकर्ताओं ने धीरे धीरे तृणमूल में प्रवेश करना प्रारंभ किया। और जो प्रारंभ से ही गलत रहे हों, प्रारंभ से ही जिनकी अत्याचार की प्रवृत्ति रही हो, प्रारंभ से ही जिन्हें नारी उत्पीड़न करने की आदत रही हो, जब ऐसे लोग कार्यकर्ता बन के तृणमूल में प्रवेश किए, तब से ही ममता बनर्जी जी के भाग्य में लिख दिया गया कि अब आपके अवसान के दिन, पतन के दिन प्रारंभ होते हैं। और यही हुआ। गत 10 वर्षों में 15 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में पहले 5 वर्ष को छोड़ने के बाद में बाद के 10 वर्षों के अंदर में नारी उत्पीड़न के अनेक प्रसंग सामने आए। एक छोटी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए 1993 में जो संघर्षशील प्रवृत्ति की धनी ममता बनर्जी ने धरना दिया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, घोर अपमानित हुई, वही ममता बनर्जी ने तब आंखें बंद कर ली जब उनके ही शासनकाल में महिला उत्पीड़न की अनेकों घटनाएं घटी। आरजीकर केस जैसे घटना के अंदर में उनकी आंखें बंद करके रखना, सबूतों को मिटाना, सबूतों की हेराफेरी कर देना, ये सारी ही बातें कैसे संभव है कि उस महिला ने की हो, जिस महिला ने एक बच्ची के लिए 1993 में मुख्यमंत्री से टकरा गई थी, जो पश्चिम बंगाल की सरकार से जो टकरा गई, कैसे वो इतना बदल गई। इस बदलाव के पीछे एक कारण है, जैसी संगति वैसी गति। उनके पार्टी में ऐसे लोगों का समावेश हो गया, ऐसे लोग मिनिस्टर बन गए, ऐसे विधायक आ गए, ऐसे कार्यकर्ता उनके हो गए जो कटमनी वसूल करना, शारदा चिटफंड जैसे घोटाले में सम्मिलित रहना और भी बड़े बड़े घोटाले करना, अत्याचार करना, हत्याएं करना। और ममता बनर्जी जी उस समय कैसे ये सब चीज़ देखती रहीं, उसका ही ये परिणाम उन्होंने 1926 में, क्षमा करें 2026 में भुगता है। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है संगत गुण अनेक फल। आपकी जैसी संगत होगी, जैसे आपके संगी साथी होंगे, जैसे आपके सलाहकार होंगे, उस अनुसार आपकी मति घूमती है। उस समय आपको अपने विवेक को जागृत रखना पड़ता है और ऐसे लोगों को अपने पास से हटा देना चाहिए जो उन्हें दुर्गति में ले जा सकते हैं। ममता बनर्जी जी ने वहाँ बहुत बड़ी चूक कर दी। और फिर वो भी दौर आया जब उनके शासन के अंतिम 3 वर्ष यानी कि 12 वर्ष होने के बाद उन्होंने 3 वर्ष पहले अपना पूरा शासन व्यवस्था आरजीकर नहीं, क्षमा करें, शासन व्यवस्था उन्होंने आईपैक को सौंप दी। और आईपैक के बारे में ये कहा जाता है कि सारे घोटालों का राज उस आईपैक में था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, किंतु सत्ता का संचालन आईपैक के द्वारा होता था। उनके मिनिस्टर बताते हैं, उनके विधायक आज बताते हैं कि उन्हें जो भी निर्देश मिलते थे आईपैक के द्वारा मिलते थे। और इस आईपैक के गड़बड़ घोटाले के कारण जब केंद्र की एजेंसियां वहां छापा मारने गई, तो यही ममता बनर्जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखर स्वर उठाती रही है, इन्होंने आकर आईपैक को ही नहीं बचाया, बल्कि उसके पहले जितने भी ईडी के, सीबीआई के छापे जहाँ जहाँ पड़े उन सबको बचाया। और बचाया ही नहीं, कानून का कितना दुरुपयोग किया है उस महिला ने। जरा विचार कीजिए कि इन एजेंसियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी करवा लिया, उनके ऊपर एफआईआर भी करवा दिया। भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पहली बार इस तरह की घटनाएं घटी जिसे भारतवर्ष ने देखा। ये सारे ही कृत्य ममता बनर्जी जी के जमा होते रहे, घड़ा धीरे धीरे भरता रहा। और उसके बाद में भी अनेक बार देश के अंदर सोशल मीडिया पे अनेक जागरूक लोगों ने भी इस विषय को उठाया। ममता जी को अनेक बार सचेत करने वाले बहुत सारे एपिसोड्स बने, चाहती वे
तो सतर्क और सावधान हो सकती थी, लेकिन वे सतर्क और सावधान नहीं हो सकी। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ से कोई जब फिसलता है तो उसका रुकना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही पतन की ये कहानी चलती रही। ममता बनर्जी जी का रुकना मुश्किल हो गया और परिणाम स्वरूप जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद परिणाम सामने आए तो ममता बनर्जी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के भी परिणाम आ सकते हैं। और उन्होंने यह भी नहीं सोचा होगा कि जो 80 विधायक चुनकर आए वो उन्हीं में से 60 के करीब विधायक उनका विद्रोह भी कर देंगे। ममता रखी अभिषेक बनर्जी के लिए, और अभिषेक बनर्जी एक दादागिरी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, गृह मंत्री को धमकाते रहे, मंत्रियों को धमकाते रहे, और उन्हें ऐसा लगा कि अब पश्चिम बंगाल में भारतवर्ष का कोई भी कानून लागू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो सकेगा, ऐसा उन्हें लगता रहा। और ऐसा केवल उन्हें ही नहीं लगता रहा, तृणमूल के जितने भी गुंडे बदमाश टाइप के नेता थे सबको ऐसा ही लगता था। और वो चौराहों पर, सभाओं में जिस तरह से सरकारों को धमकाते थे, जिस तरह से भारत के मिनिस्टरों को धमकाते थे, उससे लगता ही नहीं था कि यह प्रदेश भारत का एक हिस्सा है। लोगों में तो यहाँ तक चर्चा थी कि न तो वो बाड़ बांधने दे रही थी, फेंसिंग बांधने दे रही थी, और न ही उन्होंने भारत के संविधान का उस प्रोटोकॉल का पालन किया जो राष्ट्रपति महामहिम जी के आने के बाद किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी अपमान किया। ज़रा विचार कीजिए कि जिस महिला ने अनेकों बार आंदोलन किए और 1993 में पीड़ित बच्ची के लिए संघर्ष किया, और ये वही महिला है ममता बनर्जी जी। बाल्यकाल में, किशोरावस्था में जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्होंने दूध बेचकर अपने घर को चलाया, अपने घर का, और अपनी माँ को पाला। कैसे भूल गई ममता बनर्जी जी इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक चाय वाला है, चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री के पद पे आए हैं। और जब आपके ही संगी साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां बक रहे थे, 100 से अधिक गालियां जब उन्होंने बकी, तब ममता बनर्जी जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला कि आप इन्हें इस तरह की आलोचना, इस तरह की तीखी आलोचना और गालियां ना बकें। एक शब्द नहीं निकला। ममता बनर्जी पूरी तरह से बदल गई, और इस बदलाव का परिणाम आम जन देख रही थी। आम जनता को सब दिखाई देता है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। और यही कारण है कि जब कुछ लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा की जीत नहीं है, अपितु तृणमूल कांग्रेस की हार है, तो एक दृष्टिकोण से वो गलत नहीं कहते, क्योंकि जनता जनार्दन त्रस्त हो गई थी। उन्हें हराना ही था, चाहे कोई भी पार्टी फिर सत्ता में आ जाए। और जनता जनार्दन ने उनको सत्ता से उठाकर धरती पर पटक दिया। और अब जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या होगा? अब कुछ भी बाकी नहीं है। ममता बनर्जी के पास अपनी पार्टी को बचाने का भी कोई साधन वर्तमान समय तक तो दिखाई नहीं दे रहा। उनके चुने हुए 80 में से 60 विधायक उनके खिलाफ हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और ये पूरी पार्टी वो बागियों को मिल सकती है। और ऐसी घटनाएं तो घटी है, महाराष्ट्र में भी घटी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार उसके प्रमाण हैं। अब स्थिति यह हो गई कि ममता बनर्जी जी की गति उद्धव ठाकरे और शरद पवार की गति जैसी होने जा रही है, ऐसा आकलन करने वालों का कथन है, जो मुझे लगता है कि सत्य होना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने द फोर्थ चैनल के माध्यम से इस बात को हमेशा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधारित इस देश की राजनीति भी होना चाहिए, और हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी होना चाहिए, जिससे हम जीवन में सफलता के फूल खिला सकें, सफलता के उच्चतम शिखर को छू सके। ये हमारा प्रयास होता है। और हमने देखा इतनी बड़ी घटना, ममता बनर्जी जैसी एक प्रबुद्ध
संघर्षशील प्रवृत्ति की महिला के साथ उसके पतन की कहानी को अभी हमने देखा, और आगे न जाने और क्या क्या देखना है। तो मित्रों और साथियों, आज और अधिक नहीं कहेंगे, हम अनुमति चाहेंगे, किंतु एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें, और आपकी बहुमूल्य राय से हमें अवगत भी कराएं कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए इस विषय में। तो इतने ही निवेदन के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।